नमस्कार दोस्तों। बचपन से हमारे दादा और दादी ने गांधी जी की कहानियां हमें सुनाई ही होगी। आपने यह गीत भी सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी का महिमा मंडन इस तरह से हुआ है कि मानो देश को आजादी गांधी जी ने ही दिलाई है। लेकिन यह एक अधूरा सच है जो आपके दिमाग में भी डाला गया है। लेकिन आज हम आपको जो काला या फिर ये कहे कि गांधी का वो गंदा सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांधी से जुड़ी ऐसी अनकही बातों को आज हम 4 घटनाओं के माध्यम से समझेंगे कि गांधी के बारे में ऐसी क्या बातें थी जो आज तक हमसे छुपाई गई है। तो इसे जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए समय ना गवाते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज का मुद्दा, गांधी का गंदा सच। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत में 2 ही बापू मशहूर है। एक है मोहनदास और दूसरे है आसाराम। दोनों के पास एक चीज कॉमन थी और वो थी भीड़ की शक्ति। लोग दोनों के सानिध्य के लिए तरसते थे और दोनों में ही सिंहासन हिलाने की ताकत थी। पर अफसोस, किस्मत ने दूसरे का ज्यादा साथ नहीं दिया। खैर, लौटते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि इतने कुकर्मों के बाद भी क्यों गांधी महात्मा कहलाते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं, जहां देखा जाए तो सनातन धर्म का पतन इस्लामी आक्रमण से शुरू हुआ था और आजादी के आसपास यह अपने चरम पर पहुंचा था। जो संस्कृति भोग विलास मोह माया त्यागे बिना मामूली सन्यासी भी स्वीकार नहीं कर पाता था, उसमें मोहनदास जी को चंद राजनीतिक कारणों के लिए महात्मा बना दिया गया। लेकिन मोहनदास महात्मा तो बिल्कुल भी नहीं थे। दुनिया में गांधी की छुपी प्रतिभा को सबसे पहले त्रावणकोर राज्य के प्रधानमंत्री ने पहचाना और उन्होंने गांधी को मोस्ट डेंजरस सेमी रिप्रेस्ड सेक्स मैनियक की उपाधि दी थी। वही एक प्रसिद्ध इतिहासकार जेड एडम्स ने अपनी पुस्तक गांधी नेकेड एम्बिशन में कई ऐसी बातों का खुलासा किया है जो काफी विवादास्पद रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किताब में लिखी गई बातों को जानने के बाद जनता और मीडिया में खासा बवाल मचा था। लेकिन इस किताब के बाद गांधी की सच्चाई के बारे में लोगों के मन में कई सवाल उठे और उन्हें इन बातों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। किताब में लिखा गया था कि गांधी युवा लड़कियों के साथ नहाते थे और सोते भी थे, जिस पर कई लोग आसानी से विश्वास करने वाले नहीं थे। किताब के अनुसार गांधी के बारे में इस तरह की जानकारी उनके जीवन काल में ही जान ली गई थी। लेकिन गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर ऊपर उठाने की प्रक्रिया के दौरान उनकी मौत के बाद इन विवादास्पद तथ्यों को दबा दिया गया था। तो चलिए इस तथ्यों को देखते हैं। गांधी का विवाह 1882 में 13 वर्ष की उम्र में हुआ था और तब उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी 14 वर्ष की ही थी। गांधी ने खुद लिखा है कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उनका मन और ध्यान सेक्स में डूबा रहता था। वो इस अवस्था से निकलना तो चाहते थे पर अपने आप को विफल पाते थे। कस्तूरबा पढ़ी लिखी नहीं थी और गांधी एक बुरे और असफल वकील ही सही लेकिन इंग्लैंड से पढ़कर लौटे थे। कालांतर में जब गांधी प्रसिद्ध हुए और नाना प्रकार की देश विदेशी सुंदर पढ़ी लिखी और विदुषी किस्म की औरतों और लड़कियों के संपर्क में आए तो कस्तूरबा से उनकी शारीरिक और मानसिक दूरी बढ़ने लगी थी। इतना कि महज 38 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। उन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता तो रहा था पर वो बस सामाजिक भर था। खैर, वापस लौटते हैं युवा जोड़े की तरफ। गांधी को सेक्स बहुत पसंद था और ये लाजमी भी था कि युवा जोड़े की सेक्स लाइफ अच्छी थी। 2 साल के अंदर ही गांधी एक बेटे के पिता बन गए और दूसरा भी कोख में आ चुका था। पर लाख प्रयासों के बावजूद गांधी की सेक्स की ललक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गांधी को एक झटका लगा। गांधी के पिता अक्सर बीमार रहते थे और रात में गांधी अपने पिता के हाथ पैर दबाते थे। जिस रात गांधी के पिता मरणासन हुए उस रात भी गांधी उनके हाथ पैर दबा रहे थे, पर उनका मन सेक्स की तरफ भटका और वह अपने पिता को छोड़ अपनी गर्भवती पत्नी के साथ सेक्स करने में बिजी हो गए थे। उसी रात उनके पिता ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। यह सब बातें गांधी ने खुद अपनी किताब में लिखी है। युवा गांधी को अपने आप से घिन आने लगी थी।
यह अपराध बोध उनके अंदर ही अंदर खाने लगा कि जब उनके पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, वे वासनात्मक प्यार में आकंठ डूबे थे। हालांकि यह अपराध बोध महज दिखावा इस बात से साबित होता है कि उनका अंतिम बच्चा इस बात के 15 वर्ष बाद यानी कि सन 1900 में पैदा हुआ था। जैसा कि मैंने पहले बताया, 1906 में गांधी ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था, लेकिन 1 साल ब्रह्मचर्य का सफलतापूर्वक पालन करने के बाद गांधी बड़े उत्साहित हो गए और जोश में होश खोकर उन्होंने लिख दिया कि सभी भारतीयों को ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए और अगर किसी कारणवश विवाह टाला नहीं जा सके तो यौन संबंध न बनाए, जिसके बाद इसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी। बाद में गांधी ने इसमें सुधार करते हुए संतानोत्पत्ति के लिए सेक्स को मंजूरी दे दी, पर ध्यान रहे सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। अब हम ये समझते हैं कि कौन सी महिलाएं गांधी जी की शिकार बनी। तो यूं तो अनेक महिलाओं के साथ गांधी ने ब्रह्मचर्य का घटिया प्रयोग किया था, लेकिन हम यहाँ सिर्फ प्रमुख हस्तियों के बारे में जानेंगे जो प्रमुख महिलाएं उनके करीब आई। उनमें श्रीमती प्रभावती देवी, जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, कंचन शाह, प्रेमाबेन कंटक, सुशीला नैयर, गांधी के पोते जयसुखलाल गांधी की पत्नी मनु गांधी, आभा गांधी और सरला देवी चौधरानी, जो कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी भी थी। ये सब महिलाएं शामिल थी। गांधी सरला देवी चौधरानी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी मानते थे। ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक बहन भी मान सकते थे, पर लालसा पत्नी की थी। उन्होंने खुद लिखा है कि सरला देवी के साथ उनके संबंध काम वासना के करीब थे और इसके कारण उनकी शादी भी टूटते टूटते बची थी। बाद में सरला देवी के बाद गांधी को प्रभावती देवी का साथ मिला। इस मामले पर एम.वी. कामत लिखते हैं कि अपने ही तरीके से और बिना इसका अर्थ रखे महात्मा ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। गांधी के मरने के बाद ही प्रभावती अपने पति जयप्रकाश नारायण के साथ सहज जीवन बिताने लगी थी। ब्रह्मचर्य को लेकर गांधी के इन प्रयोगों से बहुत लोगों को घृणा थी। 1938 में प्रेमाबेन कंटक ने प्रसाद और दीक्षा लिखी, जिसमें उन्होंने गांधी के साथ अपनी सेक्स लाइफ को लिखा था। इस परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हंगामा भी हुआ था। सुशीला नैयर का नाम गूगल कर लीजिएगा। वे 2 बार भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है। जब वो जवान थी और भारत गुलाम था, तब गांधी ने उनके साथ भी खूब प्रयोग किए थे। जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये प्रयोग हो रहे थे, तब उनके सगे भाई प्यारेलाल नैयर गांधी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। सुंदर सुशीला नैयर गांधी की निजी चिकित्सक थी और वे अपने बचपन से ही गांधी का ख्याल रखती थी, उनकी देखभाल करती थी। वे गांधी जी के साथ नहाती थी और सोती भी थी। जब उनकी इस बात का विरोध हुआ तो गांधी ने बेहद ही हास्यास्पद स्पष्टीकरण दिया था। गांधी का कहना था कि जब वह नहाती है तो मैं अपनी आंखों को पूरी तरह बंद रखता हूं। मुझे नहीं पता कि वह नग्न होकर नहाती है या फिर अपना अंडरवियर पहने रखती है, पर मैं आवाजों को पहचान कर यह बता सकता हूं कि वह साबुन का इस्तेमाल करती है। कहा जाता है कि गांधी की इस तरह की निजी सेवा करने को उनकी बहुत बड़ी कृपा समझा जाता था। इससे आश्रम में रहने वाली महिलाओं में ईर्ष्या भाव पैदा होता था। संभव है कि और अधिक खुलेपन को दर्शाने वाले पत्रों को नष्ट कर दिया हो। खुद प्यारेलाल नैयर ने भी अपने बहन और बापू के नग्न प्रयोगों के बारे में शर्म के मारे लिखने से ज्यादा छुपाने को तरहीज दी है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आश्रम के स्टाफ में से कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया और इन लोगों में वे 2 संपादक भी शामिल थे, जिन्होंने लड़कियों के साथ सोने के भाषणों को छापना बंद कर दिया था। लेकिन इस प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए गांधी ने आपत्तियों का सहारा लिया और कहा, अगर मैं मनु को अपने साथ नहीं सोने देता हूं तो क्या यह मुझ में कमजोरी की निशानी नहीं माना जाएगा। यहाँ गांधी के चाहने वाले यह कह सकते हैं कि उनमें लाख बुराइयां सही, पर उन्होंने कभी कुछ भी नहीं छुपाया। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं, पर इसके लिए महात्मा का पद दे देना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। गांधी जी अपनी चिट्ठियां और अखबार में भी सेक्स के बारे में खुलकर लिखते थे। ऐसे ही एक सेक्स की चाह जमाने वाले पत्र में यह लिखा गया है कि वीणा का मेरे साथ सोना आकस्मिक घटना कही जा सकती है।
बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह मेरे साथ लिपट कर सोई थी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या गांधी के प्रयोगों का मूल क्या केवल उनके करीब लिपट कर सोने तक ही सीमित रहा होगा। हालांकि कोई भी सोच सकता है कि इसका अर्थ ना चाहते हुए स्खलित हो जाना भी हो सकता है, जिसकी शिकायत हो उन्होंने भारत में लौटने के साथ बारंबार की है। उनका मनुष्य के वीर्य में लगभग जादुई विश्वास था। उनका कहना था कि जो कोई भी अपने महत्वपूर्ण द्रव्य यानी कि वीर्य को बचाकर रखता है, उसके पास कभी न असफल होने वाली ताकत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के बुरी तरह विफल हो जाने और विभाजन की दस्तक के बीच देश की राजनीतिक हालत तेजी से बदतर हुई और इस नाजुक हालत को संभालने के लिए गांधी को और अधिक आध्यात्मिक एनर्जी की जरूरत पड़ी। जाहिर है इसके लिए और अधिक आकर्षक महिलाओं की आवश्यकता थी। वर्ष 1947 में सुशीला 33 वर्ष की हो चुकी थी और तब तक गांधी के तर्कस में दो और आकर्षक युवा तीर आ चुके थे। वो थे आभा और मनु। एक पोते की धर्मपत्नी थी तो दूसरी खुद पोती थी। उनकी जगह गांधी के बिस्तर में तय की गई थी। स्वतंत्रता के पहले से सांप्रदायिक दंगों के समय में बंगाल में गांधी ने अपनी 18 वर्षीय पोती मनु को बुला भेजा और उसके साथ सोने लगे। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ही मुस्लिमों के हाथों मारे जा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण करना चाहिए। हमें अपना सर्वाधिक पवित्र बलिदान करना चाहिए और अब हम दोनों को नंगे सोना शुरू कर देना चाहिए। गांधी का अटूट विश्वास था कि बहुत सारी नग्न महिलाओं के साथ सोने से उन्हें गर्मी मिलती है और यह क्रिया उनके लिए नेचुरोपैथी का काम करती है। वे यह भी कहते थे कि एक साथ बहुत सारी नग्न महिलाओं के साथ सोने से ब्रह्मचर्य में उनकी सफलता को आंकने में बहुत मदद मिली है। यहाँ यह कहना गलत न होगा कि गांधी ने अपने प्रयोगों को सफल माना, क्योंकि इतनी अधिक उत्तेजना के बावजूद उनके अंग विशेष में कड़ापन नहीं आया और यह खड़ा नहीं हुआ। दूसरी घटना जो गांधी के जीवन की सबसे विवादित रही थी वो थी भगत सिंह की फांसी। भगत सिंह की फांसी में गांधी की बहुत ही शंकास्पद भूमिका रही थी। किताबों में भले ही इसे फांसी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं तो इसे हत्या ही कहूंगा, जो कांग्रेस और गांधी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के हाथों करवाया गया था। गांधी अक्सर ये कुतर्क देते हैं कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस कुतर्क की पोल तब खुल जाती है जब आप भगत सिंह की फांसी के दिन यानी कि 23 मार्च 1931 से कुछ दिन पहले यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी और अंग्रेजी सरकार के बीच हुए समझौते गांधी इरविन पैक्ट को पढ़ते हैं। इस समय गांधी के पक्ष में माहौल था और अगर वे चाहते तो अपने समझौते से भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें तो ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी राजभक्ति भी निभानी थी। इस समझौते का सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी विरोध किया और गांधी पर भगत सिंह को छुड़ाने का दबाव बढ़ा गया। कई जगह गांधी गो बैक नारे तक लगाए गए। बढ़ते दबाव को देखते हुए गांधी के इशारे पर ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को तय समय से पूर्व ही फांसी दे दी। गांधी अपने कई भाषणों में भगत सिंह को आतंकवादी तक कह चुके हैं। साल 1930 में दांडी कूच के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया था। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और यह सम्मेलन बेनतीजा रहा था। दूसरे सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने पहले सम्मेलन जैसी परिणति से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया था। 17 फरवरी 1931 से वायसराय इरविन और गांधी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई थी, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई थी। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों में माफी नहीं मिल सकी। यही से विवाद की शुरुआत हुई थी। गांधी अपने दौर के सबसे बड़े अलोकतांत्रिक व्यक्ति थे। आप आसान भाषा में कहे तो सबसे बड़े तानाशाह थे, जिसके 2 उदाहरण हैं और दोनों का पुख्ता इतिहास भी है। ये साल 1938 की बात है जब गुजरात के हरिपुर में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था।
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष बाबू प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वे अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में समझाकर भारत की आजादी चाहते थे। कांग्रेस में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। अगले साल यानी कि 1939 में जबलपुर के पास त्रिपुरी में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और अब तक महात्मा गांधी को समझ आ गया था कि ये कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस के पीछे चलने लगी है और सुभाष बाबू इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से महात्मा के हाथों से जमीन खिसक रही थी। और इसी के साथ सुभाष बाबू साल 1939 में एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़े हुए। इस बार महात्मा गांधी ने उनका जमकर विरोध भी किया। महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध सबका अधिकार है। मगर आगे सुनिए, बड़ी बात यह थी कि महात्मा गांधी के मुखर विरोध के बावजूद सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए। गांधी के भीतर का अलोकतांत्रिक व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्होंने ऐलान कर दिया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। और कांग्रेस में उनके चेलों ने लोकतांत्रिक ढंग से जीते हुए सुभाष का खुला विरोध शुरू कर दिया। आखिरकार सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी एक और घटना के बारे में बात करें तो साल 1946 की बात आती है, जहां कांग्रेस साल 1946 के असेंबली इलेक्शन भारी बहुमत से जीत चुकी थी। आजादी मिलनी तय हो चुकी थी और यह भी तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, लेकिन गांधी यहां भी कूद गए। चुनाव 29 अप्रैल 1946 को था, मगर गांधी ने 20 अप्रैल को ही अपनी पसंद जाहिर कर दी। उन्होंने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेहरू को इस पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। बाद में चुनाव हुआ और 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल के पक्ष में राय दी। हालांकि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, मगर गांधी अड़ गए थे। उन्होंने सरदार पटेल पर पीछे हटने का दबाव बना डाला। बाद में गांधी का सम्मान करते हुए सरदार पटेल पीछे हटे और नेहरू, जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला था, वे कांग्रेस अध्यक्ष बने और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। बाकी आगे का इतिहास आप जानते ही है कि नेहरू के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की और इसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। तो अब आप ही तय कीजिए कि गांधी को गांधी जी या फिर महात्मा करना उचित है या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स, अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।